हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 2 की जो तैयारी लोग कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये एक बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये मिक्स्ड क्वेश्चन का पार्ट है। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं बेसिक साइंस में, जितने भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन हैं उसको कवर करेंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं हर न्यूमेरिकल में वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये सीरीज में लगभग पहले मेरा टारगेट रहेगा कि 200 क्वेश्चन मैं करा दूँ। सभी ये इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। पहले मैंने सोचा था कि चैप्टर वाइज कराते हैं, लेकिन सोचा कि जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है अगर मिक्स्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो धीरे धीरे कर करके हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ पॉइंट कवर हो जाएगा। और हर चैप्टर से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे 2018 वाला पेपर जो हुआ था, चाहे 2024 वाला पेपर हुआ था, मेरा कोशिश रहेगा कि इन्हीं जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊँ। और जो अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो सीबीटी 1 में भी बेसिक साइंस में न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से अच्छा पूछा गया रहता है, तो उसको भी मैं लाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका सीबीटी 2 का पेपर बेहतर से बेहतर हो सके। इस सीरीज का आज ये पहला पार्ट है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि जब 50 किलोग्राम का द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। जनरली जो इसमें फार्मूला आपको यूज करना है, स्मॉल जी की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सीधे यहाँ पे आंसर को जीरो मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ये इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि वर्क का जो फार्मूला होता है एफ इंटू एस होता है। जनरली आप यही करते हैं, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हटाएंगे तो हो जाता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और ये बॉडी जो है यहाँ पे जो मास है वो इस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। मास भले ही कितना भी दिया हो, 50 किलोग्राम कुछ भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया भी नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने के लिए कहा गया है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमेशा जो वर्क डन होगा कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस 90 की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। तो एफ इंटू एस की वैल्यू कुछ भी रखिए वह आंसर आपका जीरो आएगा। मतलब इस सिचुएशन में आपका जो वर्क डन होगा हमेशा जीरो होगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पोजीशन पे और इसको ऊपर लेके जाया जाता है बी वाले पोजीशन पे, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो वर्क डन होगा एफ इंटू एस के डायरेक्टली मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा। साथ ही साथ कभी वर्क डन का आपका डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है तो मैं यहाँ पे इसको करके बता देता हूँ। फोर्स का जो फार्मूला होगा m इंटू ए होता है और गुणे यहाँ पे s हो जाएगा। m का वैल्यू हो जाएगा m और a एक्सेलरेशन है और जिसका वैल्यू होता है l t पे -2 और गुणे ये भी डिस्टेंस है। s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जिसका हम डायमेंशन l होता है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -2। तो वर्क डन का भी डायमेंशन फार्मूला ये होगा और इसको आपको याद करके रखना है, चाहे आपको निकालने आना चाहिए। देखिए डायमेंशन फार्मूला आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में जो अच्छे अच्छे डायमेंशन फार्मूला जिससे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको निकाल करके दिखा दूँ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को लेकर के है। यदि 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, ये आपको निकालना है। ऐसी सिचुएशन में आप ऑप्शन को देखिए। जो लड़का जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है इसको केवल क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे ऑप्शन पे जाना है और 6 ओम को यहाँ पे मार्क कर देना है। उसे नहीं पता कि ये 6 ओम सही है कि नहीं सही है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2
प्लस 1/R3। इसी तरह से आगे एंड सो ऑन चलता रहता है। जितने भी आप कॉम्बिनेशन लगाना चाहें प्रतिरोध का आप लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू 10 ओम है, यहाँ पे 10 रख दीजिए, प्लस 1/20 20 ओम, प्लस 1/60 60 ओम। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे आप, यहाँ पे आपका हो जाएगा 160 ही हो जाएगा 60 ओम। यहाँ पे 6 + 3 + 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10/6 हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट को जब आप रिवर्स R इक्विवेलेंट करेंगे तो इधर की वैल्यू भी आपका 60/10 हो जाएगा, जो कि 6 ओम आपका निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किया, लेकिन मैंने तुरंत ही कैसे डी ऑप्शन को करेक्ट किया है इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी आप देखिएगा कि 3 रेजिस्टेंस हो, 2 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो, अगर उनको सभी को कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं उनको ऐड करता हूँ तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी हमेशा जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे कम ही उसकी वैल्यू आएगी। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में 1/3 1/3 प्लस 1/3 होगा और 3/3 करके आपका आंसर 1 ओम आ जाएगा। इसमें देखिए सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है और जो इक्विवेलेंट निकल के आता है वो 1 ओम आया, मतलब इससे भी छोटा आया। एक और एग्जांपल से आपको बता देते हैं। एक मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो हमेशा इसकी वैल्यू 2 ओम से कम ही आएगी। इन तीनों में सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। अब इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ करके हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा। 2 6 के 12 4 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, मतलब 11/12 यहाँ पे आंसर निकल के आया, जो कि आर इक्विवेलेंट जब करेंगे ये तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, वो आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 12/11 हो जाएगा, जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ में वैल्यू आपकी निकल के आएगी। देखिए सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 2 ओम का था और आंसर कितना निकल के आया, 1 पॉइंट कुछ, मतलब 2 ओम से भी छोटा निकल के आया। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा कि 10 ओम 20 ओम और 60 ओम का रेजिस्टेंस है और इन तीनों को पैरेलल में मैं जोड़ रहा हूँ, तो इस ऐसी सिचुएशन में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 10 ओम से कम का आएगा। इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं किया और यहाँ पे 6 ओम को टिक मार करके आगे बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन में कम से कम आप जो है 20 से 25 सेकेंड आसानी से बचा लेते और आपका ये आंसर बिल्कुल भी सही हो जाता। बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप सभी लोगों को पता ही है, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है सीधे R1 + R2 + R3 होता है, मतलब इन तीनों को सीधे जोड़ना होता है। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन एक आध क्वेश्चन किसी में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर, ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट से है। मेजरमेंट में रिलेटिव एरर वाला क्वेश्चन जो आता है इस पे आता है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं पहले। 0 से 10 एम्पियर रेंज का एक एमीटर है जो करंट को मापता है, जिसमें रीडिंग आ रही है आपकी 7.5 एम्पियर का रीडिंग उसमें शो हो रहा है। कह रहा है कि यदि वास्तविक मान जो है रियल वैल्यू है 6.2 एम्पियर का, तो रिलेटिव एरर आपको पता करना है कितना रिलेटिव एरर है। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब क्या है, मान लीजिए कि 1 एम्पियर है यहाँ पे और कह रहा है कि पहला रेंज मान लीजिए 0 यहाँ पे दिखाता है और 10 एम्पियर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब इसमें कितने भी खाने हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना है, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि जब हम मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 7.5 एम्पियर, मतलब पहला करंट की वैल्यू है आपका 7.5 एम्पियर, लेकिन एग्जैक्ट जो रियल वैल्यू है वो 6.2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि कितने परसेंट का यहाँ पे रिलेटिव एरर हो रहा है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो रियल वैल्यू है IR की जो वैल्यू है करंट की वो 6.2 एम्पियर है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि हमारा एरर कितना आ रहा है। तो सीधे 7.5 में से 6.2 एम्पियर घटा देंगे। 7.5 में से 6.2 एम्पियर अगर आप घटाएंगे 1.3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा एरर आ रहा है। तो जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है 6.2 है और अभी हमारा जो एरर है 1.3 एम्पियर का एरर दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा मेजर कर रहा है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। रिलेटिव अगर निकालना है हमको परसेंटेज के फॉर्म में तो 1.3 कितना गलती बता रहा है 6.2 का, ये परसेंटेज में हम करके यहाँ पे निकालेंगे।
यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी जिसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर देखिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लगभग कितने परसेंट के मतलब कितना परसेंट इसका बन रहा है। 1.3 जो है 6.2 का जो लगभग लगभग 20% की वैल्यू बन रही है। अगर आपका परसेंटेज वाला टॉपिक स्ट्रांग है तो कुछ लोग होंगे जो इसमें डिवाइड भी करेंगे, मतलब 13 में 62 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 बार में इसको भाग देंगे, जो भी भाग देंगे उसके बाद से जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद से यहाँ पे जब 2 आपको मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि डी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पे आप ध्यान देंगे तो आप आंसर तक जो है आप अपने हर एक आंसर में 5 सेकंड 10 सेकंड आप बचा सकते हैं। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगर आप ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतर गाइडेंस पाना चाहते हैं तो द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाले एप्लीकेशन को आप जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। उसमें हम लोग वीकली टारगेट और हर एक वीक में लाइव डिस्कशन करते हैं कि कहाँ आप में कमी रह रही है और किस चीज़ को आपको कैसे कवर करना है। वो सारी चीज़ें मैं उसमें बात बताता हूँ और आपसे बातें भी करता हूँ। अभी वो बैच 79 रुपये में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें अभी 2 वीक का जो टारगेट है अभी दिया जा चुका है। टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद से लगातार हम लोग हर एक वीक में वीकली टारगेट देंगे और वीक में एक बार लाइव आकर के ऑडियो कॉल के माध्यम से हम आपसे बातें भी करते हैं। और एक ऑडियो कॉल का सेशन वहाँ पे हो भी चुका है। अगला ऑडियो कॉल का सेशन जैसे ही टेक्नीशियन का एग्ज़ाम समाप्त होगा तो वहाँ पे होगा। इस गाइडेंस बैच पे आपको इतने प्राइस में जो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा हो सकता है कहीं भी देखने को ना मिले। इस बैच को जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। बैच को ज्वाइन होने के तुरंत बाद ही आप लोग वीक 1 से टारगेट अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपको पहले की वीकली टारगेट को थोड़ा फास्ट में कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पहले ही ज्वाइन हो जाइए और वीक 1 से स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के माध्यम से वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दें। तो अभी 3 चैप्टर्स के हम लोगों ने मॉक टेस्ट वहाँ पे हर एक चैप्टर से 30-30, 40-40 क्वेश्चंस का एक हम लोगों ने टेस्ट बना दिया है और वहाँ से आप टेस्ट दे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इतने ही प्राइस में। डीजल मैकेनिक ट्रेड का बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी बन गया है, फुल टेस्ट भी बन चुका है और साथ ही साथ मैं इलेक्ट्रीशियन का जो फुल टेस्ट है मैं बना रहा हूँ। धीरे धीरे वो एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, चाहे तो आप जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से है। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सभी को पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक पावर के लिए सही नहीं है। सबसे पहले आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है P=V/I होता है। VI का फॉर्मूला पहला ये दिया हुआ है, ये सही है। V की जगह पे ओम्स लॉ का IR रख देंगे तो I × R करेंगे तो हो जाएगा I²R, मतलब ये भी सही है। P ये यहाँ पे P=I²R हो गया। अब देखिए I² और R और इसको छोड़ दीजिए आप, I और R का रिलेशन यहाँ पे मिल गया आपको, तो यही I और R का रिलेशन जब ये सही है तो ये नहीं सही हो सकता। ये बात अपने दिमाग में बना लीजिए। तो आई आर का रिलेशन जब ये सही हो गया तो तुरंत जो है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये रिलेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन गलत है, इसीलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको चेक नहीं किया क्योंकि आपको पता है आई और आर का जो रिलेशन है वो यही है, तो इसीलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे P=V²/R को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे VI की जगह पे I की वैल्यू हम V/R लिख देंगे तो V/V/R हो जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी V²/R। इस अनुसार डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो गया, मतलब ये पावर का एग्जैक्ट मतलब एक्सप्रेशन है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि आई और आर का रिलेशन जब हमें मिल गया कि I²R, तो I²/R किसी भी हालत में नहीं होगा, चाहे हमको रख के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को भी बिना सॉल्व किए कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5.74 ग्राम द्रव्यमान वाला एक घन जो है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसका घनत्व आपको निकालना है, मतलब रो की वैल्यू आपको निकालनी है, डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, मास का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5.74 ग्राम। देखिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम में आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ आपको। वॉल्यूम की वैल्यू दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे जब रो का फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू होता है m/v। इसी फॉर्मूले से आपका घनत्व निकल के आएगा। बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन कैसे हम जो है क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर को मार्क करेंगे। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4.8, 4.78, 4.783, 4.7833। मतलब आप ये समझ जाइए कि आंसर यही है, जो भी है 4.78, 4.783 यही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको डेंसिटी यहाँ पे निकालनी है। सिग्निफिकेंट फिगर का जो फॉर्मूला होता है, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास का जो वैल्यू हो जाएगा 5.74 यहाँ पे हो जाएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 1.2। ऊपर वाली वैल्यू को देखिए, मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है ये। और यहाँ पे 1.2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, मतलब 2 डिजिट है। 5 एक डिजिट हो गया, 2 ये 3 हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। यहाँ पे 1.2 लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। अब दोनों में देखा जाएगा कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कम है, वही आंसर होगा। मतलब उतने ही वैल्यू का आंसर आपको निकाल करके रखना है। मतलब इन दोनों में 3 और 2 में देखिए तो ये 2 जो है, मतलब आंसर आपका 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1, 2, 3, 4 जितनी डिजिट हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे। इसका बहुत सारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट एंड मेजरमेंट में होता है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के और भी कॉन्सेप्ट होंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 4.7833 में यहाँ पे ये 2, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब आंसर में हमेशा आपका यही होगा। अब अभी आपने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, कहीं भी आप 5.74 में 1.2 का डिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपको डिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आंसर में एग्जैक्ट यही कह रहा है कि यही वैल्यू आपकी सही होगी। अगर आंसर देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.7833, ये यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जब 2 डिजिट में हमें निकालना है तो 4.7 ना लिख करके यहाँ पे जब 8 है तो इसका एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये 0.5 मतलब 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दिया, तो इसी 4.7 को हम लोग 4.8 लिख देंगे और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का भी ये तरीका है। ये भी 2 सेकंड में करने वाला है, लेकिन जो इसको सॉल्व करेगा, इसको एग्जैक्ट आंसर तक जाएगा, फिर उसके बाद से लिखेगा। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब वैल्यू नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोशिश सोचेंगे कि इसको करें कि इसको करेंगे, इसको करें, क्योंकि 3 और 2 दिया, इन दोनों में हो सकता है कि 3 वाला भी आपको सही मानना पड़े, तो आप 4.78 को सही जवाब लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। दोनों में लीस्ट जो होगा, कम जो होगा, वही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आंसर होगा आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। यहाँ पे देखिए वेट की बात किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देता है कि अगर पृथ्वी पर जो है कि मास उसका 60 kg है और चंद्रमा पे उसका मास कितना होगा, तो मास उसका सेम ही रहेगा। मास कभी भी किसी भी जगह पे ले जाइए वो बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेट की बात की गई है तो 60 न्यूटन है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो सतह है वो अर्थ की सतह पे 1/6 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा चंद्रमा पे जो वेट हो जाएगा 6 का 1/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/6। तो ये हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर ऐसे 4 समांतर संयोजन श्रृंखला में जोड़े गए हैं। समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 4 ओम का 4 ओम का रेजिस्टेंस है और चारों को पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 ओम। जो लोग करे होंगे पहले से पता भी होगा, 1/r इक्विवेलेंट का वही फार्मूला हम लगाएंगे। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए 6 ओम का रेजिस्टेंस है और टोटल 6 रेजिस्टेंस और 6 को पैरेलल में जोड़ा गया, रिजल्ट आपका कितना आएगा, 1 ओम निकल के आएगा। मतलब कॉमन फार्मूला ये हो गया कि अगर n ओम का रेजिस्टेंस है और नंबर उसका n है और सभी को जो है क्या किया गया है कि पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1 ओम आएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा कि 20 ओम और 30 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं जो श्रृंखला अर्थात सीरीज में जोड़े गए हैं। सीरीज में जोड़े गए हैं, यदि वोल्टेज 250 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू ये पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, ओम्स का फार्मूला आपको पता है, V = IR होता है। और यहाँ पे कहा गया है कि 20 ओम और 30 ओम के 2 सीरीज में जोड़े गए हैं, तो सीरीज के लिए कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है R equivalent = R1 +
R2 प्लस R3 प्लस जितने रेजिस्टेंस हो उन सभी को सीधे जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे 20 और 30 ओम का है, तो 20 प्लस 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 50 ओम। 50 ओम में मतलब आपका आर इक्वेलेंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गई, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, तो करंट की वैल्यू निकालना है। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन आर, मतलब 250 वोल्ट बटे 50 ओम हो जाएगा, जीरो से कट जाएगा आपका 5 एम्पियर आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए 5 एम्पियर। अभी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो लड़का प्रैक्टिस करके जा रहा है, घर पे प्रैक्टिस आपने किया और इसमें से एक भी लाइन उसको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ी है, मतलब क्या है कि वो 4 से 5 सेकंड अपना नुकसान ही किया, क्योंकि ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट है कि आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत इसको जोड़िए 50 और 250 बटे 50 करके तुरंत 5 बार में भाग दे करके 5 एम्पियर कैलकुलेट कर लीजिए। मैं देखिए मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मिक्स्ड क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कहाँ क्वेश्चन में आपको समय बचाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो समय नहीं बचा पा रहे हैं और उनका जो है टाइम चला जाता है। कठिन क्वेश्चन में हमें टाइम देना है, ऐसे क्वेश्चनों से आप 2 सेकंड 4 सेकंड कहाँ क्वेश्चन बचा सकते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप द स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहिए। और जो लोग द स्टूडेंट का वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग वीकली टारगेट के अनुसार पढ़िए। एग्जाम से पहले तक मैं जो टारगेट दे रहा हूँ आप उसको केवल कवर करेंगे तो आपका एग्जाम से पहले मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। और जितने भी लोग द स्टूडेंट के वीकली टारगेट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जा करके द स्टूडेंट बाय सूर्या सर पे आप ALP CBT 2 का जो वहाँ पे गाइडेंस बैच है आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वीकली टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ हर एक चैप्टर वाइज वहाँ पे करके मैंने जो 100 क्वेश्चन का मैं वहाँ पे सीरीज भी आपको दूंगा, तो वहाँ पे वो मॉक टेस्ट के माध्यम से में रहेगा। तो मॉक टेस्ट वाला फोल्डर आप ओपन करेंगे, वहाँ पे मॉक की मदद से आप हर एक चैप्टर पे कम से कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के मैं वहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड किया हूँ, तो आप लोग जितनी बार चाहे वो मॉक टेस्ट जो है आप दे सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 9th नंबर का। कह रहा है कि एक आयताकार सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, जिसकी लंबाई 15.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस करके 0.1 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल के आकलन में यहाँ पे एरर निकालना है कि त्रुटि कितनी होगी। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ये दिया हुआ है और आपका जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये दिया हुआ है। सभी को पता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसका सीधा फॉर्मूला होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल हो गया और आपका जैसे स्क्वायर हो गया, ऐसे केस में अगर आपको एरर निकालना है एरिया के आकलन में, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा प्लस डेल्टा B अपॉन B। यहाँ पे B यहाँ पे विड्थ है और यहाँ पे देखिए डेल्टा L और डेल्टा B हमने ऊपर क्यों लिखा है, ये एरर है, लेंथ में एरर है और ये ब्रेथ मतलब चौड़ाई में एरर है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, मैं यहाँ पे जब वैल्यू लिखूँगा तो आपको देखेंगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। जो लड़का एग्ज़ाम में इसको पहले करने की कोशिश करेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। कोशिश ये रहे कि जब आप इसको देखें आप समझ जाइएगा कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा, हालांकि लेकिन इसमें जब आप देखेंगे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर कितना है। लेंथ में एरर है 0.1 सेंटीमीटर का और ब्रेथ में भी, चौड़ाई में भी एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। इस हिसाब से देखा जाए एरिया में कितना एरर आएगा, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा नहीं है लेंथ और ब्रेथ में। तो यहाँ पे जो एरर है, जो मतलब अनुमान जो आंसर का लगा रहा हूँ, या तो 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास में आएगा। 5 तो बहुत दूर है और 13 तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन पे आप गेस लगा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो आपको पता नहीं है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो डेल्टा ए यही निकालना है आपको, तो डेल्टा ए रहने दीजिए। एरिया का फॉर्मूला जब होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, मतलब 15.2 गुणे 9.1 हो जाएगा, मतलब 15.2 गुणे 9.1 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एल होगा 0.1 बटा लेंथ कितना है 15.2 प्लस हो जाएगा डेल्टा बी है वैल्यू वो भी 0.1 हो जाएगा, चौड़ाई है इसकी 9.1। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ए की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि देखिए कितना कठिन है, मतलब पॉइंट में वैल्यू है और इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में कर करके तब आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जा रहा है और एग्जाम में जब ये आएगा तो इसको पहले आपको छोड़ देना है और जब आपका टाइम बचेगा तब आप आराम से करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसका आंसर तो आप डेफिनेटली सभी लोग फाइंड कर लेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि इसका कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगे, किसी की कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा
ज़्यादा है तो कम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, पहले उनको सॉल्व करिएगा। लेकिन इसको मार्क एज रिव्यू किए रहिएगा, पेपर में टाइम सफिशिएंट रहेगा। जब लास्ट में आपको 1 मिनट 2 मिनट का एकदम बढ़िया टाइम मिल जाएगा तो आप तुरंत इस पर आइएगा, कैलकुलेशन करिएगा और इसका आंसर निकाल दीजिएगा। इसका सही जो जवाब होगा वो लगभग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर यहाँ पे आएगा। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लिया है, लेकिन ये एग्ज़ाम में इस तरह के कैलकुलेशन जब आते हैं, आपको सभी प्रोसेस पता है, इसका आंसर निकालने का प्रोसेस पता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि एग्जामिनर इसलिए दिया हुआ है कि इसमें आप टाइम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है जिसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। उसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई 2L है और क्षेत्रफल A/2 है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको निकालना है। इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो लड़का कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, कुछ भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आपका 8 ओम यहाँ पे हो जाएगा। अब बताते हैं, इसको सॉल्व भी करेंगे और बताएंगे कैसे आप बिना सॉल्व किए भी इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फार्मूला पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R=ρL/A। रो यहाँ पे है इसकी रेजिस्टिविटी को बताता है, L जो है उस कंडक्टर का, उस मटेरियल का लेंथ है, और A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब एक मान लिया जाए एक तार है ये, ठीक है, इसकी लंबाई L है और इसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता रो है, और इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया, इसका एरिया A है। तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा R=ρL/A। रो जो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, हर एक तार की, मतलब हर एक मटेरियल का अपना अपना अलग अलग होता है रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे पहले ही लाइन में इन्होंने कहा हुआ है कि एक तार है जिसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका रेजिस्टेंस R है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि वो R की वैल्यू 2 ओम है। कह रहा है कि अगर हम दूसरा तार लेते हैं जिसकी लंबाई 2L है, मतलब पदार्थ वही है, सब्सटेंस वही है, आपको क्या करना है कि उसका लेंथ बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो तार है सेम पदार्थ का है, सेम मेटल का है, और वो 2L का कर दिया गया है। तो जब लेंथ को दोगुना करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब पहले रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो अब जैसे ही लेंथ को हमने दोगुना किया वो 4 ओम का हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों R और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर लेंथ बढ़ेगा उसी अनुसार, उसी प्रोपोर्शन में आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है कि अगर हम एरिया को दोगुना कर दें, तो जब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दोगुना करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। मतलब हमारा R=ρL/A है, और इस A की जगह पे हम 2A रख देंगे तो पहले जो R रेजिस्टेंस था वो R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नीचे है तो इसीलिए इसका 1/2 अगर बाहर कर देंगे तो पहले जो रेजिस्टेंस था वो R हो गया, और 1/2 के आधार पे मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उसका आधा हो जाएगा। तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दोगुना कर देंगे, मतलब तार अभी इतना मोटा था और हमने एरिया को और मोटा कर दिया, इतना मोटा तार बना दिया, तो जब तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दोगुना नहीं कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे तार इतना पतला था पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अब तार को और पतला कर देते हैं, हम इतना पतला ऐसे कर देते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को और हम घटा देते हैं। तो जब तार पतला होने लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1/2 हाफ करेंगे, इस कंडीशन में भी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि A के जगह पे हम क्या करेंगे, रखेंगे A/2, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R=ρL/A, जो कि एरिया के जगह पे A/2 रखेंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ρL/A, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने केवल यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू अभी रखी है, क्योंकि लेंथ भी अगर आप रखना चाहते हैं तो 2L करेंगे, तो यहाँ पे 2L की जगह पे 2L कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ρL/A, और ये ρL/A की पहले की वैल्यू 2 ओम दी हुई है, और हमारा रेजिस्टेंस नया वाला वो 4 गुना निकल जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 ओम। मतलब
यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक तार का प्रतिरोध जब 2 ओम है और लेंथ को जब हमने दोगुना किया तो तुरंत हम 2 का दोगुना कर देंगे तो 4 ओम हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हमने आधा किया तो वहीं पे 2 गुना और हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8 ओम निकल के आ जाएगा। मुझे ये फार्मूला लिखने की, कहीं भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमारा आंसर 8 ओम हो जाएगा। इसका डेली लाइफ में एक आप एप्लीकेशन देखते होंगे, घरों में एक स्विच होता है, जो प्रेस का स्विच होता है, चाहे हीटर का स्विच होता है, देखे होंगे कि एक ऊपर अर्थिंग का वहाँ पे पिन रहता है जो सबसे लंबा रहता है, और नीचे के 2 पिन होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पिन होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। अब इसमें क्या है कि पहला वाला जो पिन होता है, जो सबसे लंबा पिन होता है, आखिर में वो लंबा क्यों बनाया जाता है और मोटा क्यों बनाया जाता है? मोटा इसीलिए बनाया जाता है कि जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस हमारा जो है क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए उस मोटे वाले पिन को बना दिया जाता है कि जैसे ही हमारा प्लग में हम उसको लगाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसी तरह से शॉर्ट सर्किट या फिर किसी कोई घटना होती है तो हमारा ये अर्थिंग का पिन होता है और डायरेक्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है लो रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होकर के हमारे ये अर्थ में चला जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने देखा होगा कि ये आगे मतलब ये बड़ा क्यों होता है। नीचे के दोनों पिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेरिजन टू उसके पहले वाले के। इसका यही कारण होता है कि जब इसको प्लग में लगाते हैं तो सबसे पहले जो लंबा पिन होता है वो पहले ही कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब सर्किट आपकी अभी ऐड नहीं हुई है, उससे पहले ही कि आपका पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अर्थ हो चुका है। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि प्लग में जा करके इन हो जाएगा और यही सबसे अर्थिंग वाला होता है और ये पहले जाके कनेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि इन दोनों के कनेक्ट होने से पहले ही अर्थिंग आपकी हो गई है, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट भी रहेगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित हो जाएगा। अगर कोई झटका भी लगना हो तो उससे पहले अर्थिंग हो चुकी है, तो आपको कोई भी झटका या फिर कोई भी नुकसान आपको भी नहीं होगा और कोई इंस्ट्रूमेंट को भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था क्रॉस सेक्शन एरिया को समझने के लिए, जो दैनिक जीवन में आपने अपने घरों में देखा भी होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा और इसमें जो भी आसपास के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। किस क्वेश्चन में आपका टाइम कहाँ बचेगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो मैंने आपको इसमें बताया। आगे आने वाले वीडियोस में जो भी इसके पार्ट्स होंगे और भी मैं इसमें और भी क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आप ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हैं और आपको द स्टूडेंट का मेरे द्वारा जो गाइडेंस है आपको चाहिए, तो आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्य सर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हुआ है। इसमें आपको ALP CBT2 का गाइडेंस ग्रुप जो है, जो बैच है हमारा, अभी 79 रुपये में ऑफ़र में चल रहा है, तो आप लोग जा करके चाहे तो ले सकते हैं। इसमें हम लोग बेस्ट वीकली टारगेट आपको 0 से लेवल से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इस टारगेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक डिसिप्लिन वे में आपका जो है CBT2 की तैयारी होगी। हर एक जो चैप्टर है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें हर एक चैप्टर से कम 200 क्वेश्चन का आपको मॉक टेस्ट भी इसी प्लान में आपको दे दें कि आप वहाँ पर कम से कम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके जाइए। पहले हमारा टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चन का, उसके बाद से हर एक चैप्टर में मैं उसको 200 क्वेश्चन करूँगा। इसमें हम लोगों ने IT लिटरेसी से रिलेटेड 3 टेस्ट हम लोगों ने डाल दिया हुआ है। कोशिश हमारा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो हम यहाँ पर आपको टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दें। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के NCERT के अंडरलाइन किया हुआ PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस गाइडेंस बैच का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वीकली लाइव डिस्कशन, जो कि मैं खुद करता हूं और बहुत सारे लड़के जो पहले 2024 वाले वैकेंसी में जुड़े रहे वो इसका लाभ लिए, जो कि मैं टेलीग्राम पे लाइव आता था। लेकिन अब एप्लीकेशन में अगर आप जुड़ते हैं तो इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अभी ये 79 का ऑफर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जा करके इसमें इनरोल हो जाइए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।